हेलो, वेलकम टू एमिल्स। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में इंक्लूड टॉपिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में जाना था। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के लिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की। तो अब जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। जो सेल वॉल होता है वो ओनली प्लांट्स में ही पाया जाता है। ये ओनली प्लांट सेल का ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किसी भी प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है। तो जो प्लांट सेल होता है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड एनिमल सेल का हमें पता ही है कि उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। सेल वॉल नेचर में रिजिड नेचर रखता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बहुत ही फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, बट सेल वॉल बहुत ही रिजिड होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है जो कि मेनली सेलुलोज से बनी होती है। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है, लेकिन सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एंड ये सेलुलोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और सेल्यूलोज एंड प्लांट सेल का रिजिड नेचर मिलकर प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हम जानते हैं कि प्लांट एंड ट्रीज सीधे खड़े होते हैं, तो इन्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट होकर खड़े रहना होता है, तो इसे ही स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है वो सेल वॉल की रिजिडिटी एंड सेल्यूलोज की वजह से, एंड इसी की वजह से हमें ट्री ट्रंक भी रिजिड दिखाई देता है। इसके बाद एक प्रोसेस होता है प्लाज्मोलाइसिस। ये सेल वॉल के अंदर ही एक प्रोसेस होता है। जो प्लांट सेल होते हैं वो अपने अंदर से वाटर रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। हमने देखा था कि कैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर किसी भी सेल के अंदर या बाहर जा सकता है, तो प्लांट में भी सेम थिंग होती है। एंड जब ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जब पानी सेल से बाहर आ जाता है तो क्या होता है कि हमने देखा था कि किसी सेल से पानी बाहर आता है तो सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। अब प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल जो है क्योंकि रिजिड मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, तो जब सेल श्रिंक करती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो श्रिंक तो हो जाती है, पर जो सेल वॉल अपनी जगह पर ही बनी रहती है वो कैसे, ड्यू टू इट्स रिजिडिटी। तो इस वजह से सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच एक गैप क्रिएट हो जाता है एंड इस प्रोसेस को ही हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाया भी गया है। इसके साथ साथ ही सेल वॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी प्लांट सेल में। हम जानते हैं ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जो सेल होता है वो पानी को अंदर भी ले सकता है। तो बेसिकली होता ये है कि जो वाटर सेल में कॉन्टिन्यूस जाता रहेगा तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि सेल की वाटर अंदर लेने की कैपेसिटी ओवर हो जाएगी और एंड में वो बर्स्ट हो जाएगा। आप एक सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं बलून का। जब हम बलून में एयर फिल करते जाते हैं तो बलून फूलता जाता है और एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो ज़्यादा एयर अंदर नहीं रख सकता एंड एंड में वो बर्स्ट हो जाता है। इसी तरह सेल भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी अंदर नहीं रख सकता और बर्स्ट हो जाता है एंड उस सेल के सारे कंटेंट बाहर आ जाते हैं। एनिमल सेल को कंसीडर करें तो उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। तो जो एनिमल सेल के अंदर वाटर प्रेशर क्रिएट होता है उसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काउंटर नहीं कर पाती एंड एज अ रिजल्ट सेल बर्स्ट हो जाती है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल रिजिड है, इसका नेचर रिजिड है, तो जैसे ही सेल के अंदर वाटर एक्सेस हो जाता है तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है जो कि सेल वॉल के अगेंस्ट होता है। और क्योंकि यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी है तो ये सेल वॉल भी अंदर के प्रेशर को काउंटर करने के लिए एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ऐसे सेल वॉल अपने अंदर डेवलप हो रहे प्रेशर को काउंटर कर लेती है और जो प्लांट सेल है वो बर्स्ट नहीं होती है। तो इस तरह सेल वॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है प्लांट सेल में। अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को सेम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो हो सकता है एनिमल सेल बर्स्ट कर जाए पर प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यही सब चीज़ें मैंने इन पॉइंट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। टेक अ लुक प्लीज़।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक सेल के अंदर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल होता है। न्यूक्लियस का मतलब सीड या फिर कर्नल होता है इन लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि वो सेल का सेंट्रल पार्ट होता है। दिस इज ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स। अब सबके माइंड में क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम दिया हुआ है एंड न्यूक्लियस को 2 लाइन से कवर्ड रिप्रेजेंट किया है, जो कि आउटर कवरिंग है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कोई भी न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उन्हें बाहर आने में मदद मिलती है। अब जो न्यूक्लियस है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स सी कैसे। Chromosomes are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide during cell reproduction to give birth to new cell. जो क्रोमोसोम होता है वो रोड शेप्ड स्ट्रक्चर का दिखाई देता है एंड इट इज़ विजिबल व्हेन द सेल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस टू गिव बर्थ टू अ न्यू सेल। सिर्फ उसी समय क्रोमोसोम रोड शेप्ड स्ट्रक्चर का दिखाई देता है। प्लीज़ नोट इट डाउन, क्रोमोसोम हमेशा रोड शेप्ड स्ट्रक्चर का नहीं होता, बस इसी समय के लिए उसकी ये स्ट्रक्चर विजिबल होती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया है कि सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम में कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में यानी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ फीचर्स होते हैं जिन्हें ट्रांसफ़र करने के काम आती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप हैं, आपके कुछ फीचर जैसे कि आपकी हाइट, आपके आई का कलर या आपका बिहेवियर अपने पेरेंट्स की सिमिलर होता है। तो ये जो फीचर्स हैं जो आप में आपके पेरेंट्स से आए हैं वो आप में प्रेजेंट होने के पीछे क्रोमोसोम का ही रोल है, और ये फीचर्स क्रोमोसोम्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एंड डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। अब हम देखते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेलिकल शेप्ड। हेलिकल शेप्ड कैसा होता है? जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। डीएनए जो है जेनेटिक कंपोनेंट है किसी भी क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए के अंदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है नए सेल के कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जब भी कोई सेल बनता है तो डीएनए ही डिसाइड करता है कि सेल का कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा। डीएनए इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ जीन विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब एक और कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है और ये तभी दिखाई देता है जब सेल रिप्रोडक्शन के टाइम डिवाइड होने वाला होता है। पर बाकी टाइम क्या होता है? जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल। हमने देखा डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट होता है, बट क्रोमोसोम तो तभी शो होता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। पर जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो जो डीएनए है वो एज अ क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन इज विजिबल एज एंटेंगल्स मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये उलझे हुए जाल की तरह दिखाई देता है, और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो यही क्रोमेटिन अपने आप को रोड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। Now we will talk about prokaryotic cells. Some organisms do not contain a well-defined nuclear region due to the absence of a nuclear membrane. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है। हमने देखा न्यूक्लियर रीजन एक वेल डिफाइंड रीजन होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता है और उनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। सो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक ऐसा हिस्सा होता है सेल के अंदर जिसका कोई वेल डिफाइंड रीजन नहीं होता और जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, मतलब बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी यही जान लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल ठीक प्रोकैरियोटिक सेल के अपोजिट होते हैं, क्योंकि यहाँ एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी घिरा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज साइटोप्लाज्म। सेल बायोलॉजी में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम। इसमें से हमने न्यूक्लियस के बारे में जान लिया है एंड सेल मेम्ब्रेन को भी जान लिया है, बट जो इन दोनों के बीच का स्पेस होता है वो एक फ्लूइड कंटेंट से फिल होता है एंड दैट फ्लूइड कंटेंट इज़ नॉन एज साइटोप्लाज्म। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सेल के काफ़ी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। Cytoplasm contains many specialized cell organelles which perform various specific functions from the cell, and the cell organelles are enclosed by membrane. Prokaryotic cell में जो cell organelles होते हैं वो membrane से covered नहीं होते हैं, but eukaryotic cell में जो cell organelles होते हैं वो membrane से covered होते हैं. Now look at these differences between prokaryotic and eukaryotic cells.